इंक रखिए यहाँ पे, रखिए रखिए रखिए। एसएससी का वो शीट लेकर आओ कंप्यूटर रूम में से, पुरानी वाली। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था जो करना था हमें? अगला सवाल, हेलो हेलो, कौन सा सवाल है? पढ़ के दिखाओ जरा थोड़ा सा। अच्छा, वो पेंट करवाने वाला सवाल है ना? अच्छा ठीक है, आया आंसर आया उसका क्या? कितना? 240, ठीक है। एक मकान मालिक घर पेंट करवा रहा था, उसे 25 किलोग्राम पेंट लाने को कहा गया। यदि एक कैन से 2 किलोग्राम पेंट है तो पेंट पर कुल कितना खर्च होगा? यदि एक कैन का मूल्य 16 रुपये और 15% व्यर्थ होता है। समझना कहानी पहले ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कल आप 2 लोग थे साथ में, एक और कहाँ गए आपके साथ वाले? ठीक है, आप आओगे ना रेगुलर? हाँ आना है ना, ठीक है। चलो अभी क्या है सवाल, एक मकान मालिक घर पेंट करवा रहा था। आप सुनिए मेरी बात, ठीक है? आपने कोई नया घर वर बनाया कि नहीं बनाया? अभी तक नहीं बनाया। बनाओगे बनाओगे, नौकरी वोकरी लगेगी ना आपकी, नौकरी लगने के 3 4 5 6 7 8 साल बाद टारगेट आपका घर बनाना ही होगा। कहाँ बनाओगे? घर इंदौर में? चलो सुनो मेरी बात, है ना। कहानी ऐसी है, घर बनवाया लेकिन घर में कलर तो करवाना पड़ेगा ना दीवारों पर। कलर करवाओगे कि नहीं करवाओगे दीवारों पर, है ना? कलर करवाओगे तो अब देखो, पहले वाला टाइम नहीं है अब कि चूना लाओ और पोत दिया हमने घर में। अब कलर करवाने में मतलब यूँ सोचो आपको लाखों का खर्चा होता है, समझ आ रही बात? ठीक है, पेंट करवाने में लाखों का खर्चा होता है। तो अब कहानी ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्टर ने, एक ठेकेदार ने बोल दिया कि कितना कलर की जरूरत पड़ेगी? 25 किलो। देखो बोला है क्या? 25 किलो पेंट मार्केट से खरीद कर ले आओ। कितना चाहिए उसको? मतलब उसने रिक्वायरमेंट बताई कि आपकी दीवारों पर टोटल कितने पेंट की आवश्यकता है? 25 किलो पेंट की आवश्यकता है। आई बात समझ में? 25 किलो कलर लगेगा, कलर करवाना है तो, है ना। लेकिन अब आप भी सोचो, जब कलर करते हैं तो वेस्ट होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो उसने लास्ट में बोला है 15% तो वेस्टेज ऐसा मानकर चलना, 15% क्या होगा? वेस्ट होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि 100 किलो कलर दीवारों पर लगाते हो तो 15 किलो तो नीचे गिरने में ही बर्बाद होगा। यानी कि 100 किलो में से केवल 85 किलो जो है वो यूज हो पाएगा। अब उसने नेट रिक्वायरमेंट कितनी बता दी? 25 किलो। नेट रिक्वायरमेंट दीवारों पर कितनी है? 25 किलो। तो सीधी सी बात है, यदि 25 किलो रिक्वायर्ड है तो ज्यादा लाना पड़ेगा, ताकि 15% नीचे गिर जाने के बाद कितना बचना चाहिए? 25 किलो। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? कहने का मतलब यह है कि जो भी पेंट आप लेकर आओगे उसका 15% नीचे गिरेगा, जो भी पेंट आप लेकर आओगे उसका 85% केवल यूज हो पाएगा। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 100 किलो लाओगे तो केवल 85 किलो यूज होगा कि नहीं होगा? तो जो भी आप लाओगे केवल उसका 85% यूज होगा। चलो भैया, अब जैसे मेरे घर को मेरे को कलर करवाना है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर है ना, इन्होंने मेरे को बोला कि 25 किलो। कितना, फिर से बताओ ना, कितना किलो बोला था आपने? 25 किलो, है ना। घर में 25 किलो में हो जाएगा ना। और आपने एक और बात क्या बोली थी मेरे को? 15% नीचे गिरेगा, उस हिसाब का ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो 25 किलो में लेने चला मार्केट। अब मैं जब मार्केट में गया तो मार्केट में तो सीधी सी बात है, पैकेट में आएगा ना कलर। जैसे 2-2 किलो के डिब्बे मिलेंगे, या फिर 5-5 किलो के डिब्बे मिलेंगे, 10-10 किलो के डिब्बे मिलेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने कितने किलो के डिब्बे हैं? 2-2 किलो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? जब मैं मार्केट गया तो मार्केट में मेरे को कितने कितने किलो के कंटेनर के फॉर्म में कलर अवेलेबल है? 2-2 किलो। अब मेरे ऊपर डिपेंड करेगा 2-2 किलो के कितने डिब्बे मुझे परचेस करना है ताकि मेरी जरूरत पूरी हो जाए।
2-2 किलो के कितने डिब्बे परचेस करना है ताकि मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। अब सुनना मेरी बात, डिब्बे को पकड़ लो, एक डिब्बे में कितना कलर है? 2 किलो। अब आप जानते हो क्या वो पूरा 2 किलो आप यूज़ कर लोगे? नहीं, उसका केवल 85% दीवार पे जाएगा, 15% कहाँ जाएगा? नीचे। तो अब एक डिब्बा आपके लिए अब 2 किलो का नहीं रहा, एक डिब्बा आपके लिए 2 किलो का नहीं रहा। 2 किलो का इतना किलो होगा पर कैन, बोलो। अब वो डिब्बा क्या आपके लिए 2 किलो का है? नहीं, 2 किलो में से 15% तो वेस्ट है ना, आप जानते हो। तो पर केन केन बोला इसमें, पर केन आपके लिए इतना किलो का हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? ये 15% हटा दिया मैंने। एक केन में इतना यूज आएगा कि नहीं आएगा? एक केन का इतना, तो हमें पता नहीं ना हमें कितने केन खरीदने हैं। यदि 2 केन खरीदने होंगे तो इंटू 2 करके बनेगा। 3 केन खरीदने होंगे तो इंटू 3 करके बनेगा। लेकिन हमें पता नहीं ना कितने केन खरीदने, तो मैं मान लेता हूं कितने केन खरीदने हैं? n केन खरीदने पर टोटल कितना टारगेट अचीव करना है? 25 किलो। नेट 25 किलो है ना। 15% हटा के एक डिब्बा 2 किलो का 85%, एक डिब्बे में से इतना कलर दीवार पर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एक डिब्बे से यदि दीवार पर इतना लगेगा तो इंटू n डिब्बे में कितना किलो हो जाए? 25 किलो। तो 15% को हटाकर एग्जैक्ट केन की संख्या n आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? 15% हटा के बात कर रहे हैं हम, तो n का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो n बराबर 25/2 इंटू 85%। बताइए आएगा कि नहीं आएगा इसे? अच्छा, परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा? 100। 5 से 5 बार, 5 से 17 बार, 2 से 50 बार, 250/17 आएगा क्या? 250/17 सॉल्व करोगे, 17 1 जा 17, 17 4 जा 68, 14 सही 12/17, ऐसा कुछ आएगा। यानी कि 14 डिब्बे तो पूरे लगेंगे और 15वें डिब्बे का इतना भाग लगेगा क्या? बोलो, लगेगा कि नहीं लगेगा? 14 डिब्बे तो पूरे लगेंगे और 15वें डिब्बे का थोड़ा सा हिस्सा लगेगा। तो क्या वो 15वां डिब्बा हमें फोड़ कर देगा? 15 डिब्बे पूरे लेने पड़ेंगे। कितने डिब्बे लेने पड़ेंगे? 15, है ना। तो एक डिब्बा कितने का दे रहा है? 16 रुपए का। तो 15 केन 15 इंटू 16, 240 रुपए जेब से निकाल के दे के आओगे कि नहीं आओगे? ईमानदारी से बता दो, बी प्रैक्टिकल। 240 रुपए दे के आओगे कि नहीं आओगे? तो कितना खर्चा करवा दिया कलर ने आपका? 240। कॉपी कर लो पहले, फिर कोई कंफ्यूजन होता तो बताना, है ना। अरे हर एक चीज में गणित है, बच नहीं पाओगे आप। घर बनाओगे तो भी गणित लगेगा। समझ आ रही बात? यदि आपको नहीं आया ना कैलकुलेट करना, कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ बना के चले जाएंगे आप लोगों को, डबल पैसा ले लेंगे। वो बोलेंगे 15% बहेगा, वो बोलेगा नहीं भैया 30% व्यर्थ जाएगा।
हो गया क्या? बस ये टॉपिक एंड होने वाला है। अरे वाह यार, 5 सवाल ही बचे, 5-6 बचे। बधाई हो। कौन कौन कल की क्लास में नहीं आया था? 1 2 ओके 3। क्यों नहीं आए थे कल? रूम देख रहे थे, मिला फिर? कहाँ लिया? भोलाराम पे पहले कहाँ था? इसके पहले कहाँ? खंडवाना का। खंडवाना का मत रहा करो कोई भी। स्टूडेंट विद्यार्थी के रहने का स्थान बिल्कुल पास होना चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस पे। बहुत फायदे मिलते हैं, सच बता रहा हूँ। नहीं तो खंडवाना का रहोगे तो आधा तो आलस के कारण ही नहीं आ पाओगे आप क्लास। समझ आ रही बात है? छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। मैं स्टूडेंट होता तो मैं तो क्लास में रह लेता, कोने में ऐसे कमरे में है कि नहीं? आने जाने में फालतू का टाइम वेस्टिंग। जब टाइम वहां देना है तो टाइम वेस्ट क्यों करना? ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? अगला जो सवाल नंबर 9 है ना, वो सवाल नंबर 4 के जैसा है। एक बार देखो 4 को, देखो दर्शन करो एक बार कैसा लगता है। सवाल नंबर 4 के जैसा है। 9 इसलिए होमवर्क है, नहीं बताऊंगा। नहीं आता है तो फिर बता देना, अगले दिन बता दूंगा। सीधे सवाल नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ, 10 पर आ जाओ। देखो कितना अच्छा दिख रहा है 10 पे। सवाल नंबर 10, चलो देखो जरा 10 नंबर का सवाल, ध्यान दो इधर पे। इजी, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 है ना। क्या बोल रहा है 10 नंबर के सवाल में? किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए। कुल परीक्षार्थी का 5% ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, 5% ने किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए। 5 प्रश्न पूछे गए। अब समझना मेरी बात को। एक एग्जाम में 5 सवाल पूछे गए तो एक स्टूडेंट कितने प्रकार से पेपर दे सकता है? या तो वो 5 के सही आंसर दे, या तो वो 4 के सही आंसर दे, या तो वो 3 के सही आंसर दे। हाँ, या तो वो 2 का उत्तर दे, या फिर वो 1 का उत्तर दे, या फिर वो किसी का भी उत्तर न दे। 6 केसेस होंगे टोटल, है ना। 6 केसेस के बारे में सवाल बताया है, बस सवाल सब समझ में आ जाएगा, इजी हो जाएगा। किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए। मान लो परीक्षार्थियों की संख्या मान लेते 100 यूनिट। कितनी मान ली? 100 यूनिट, है ना। 5 प्रश्न पूछे गए। कुल परीक्षार्थी का 5% ने, कुल परीक्षार्थी का 5%, यानी कि 5 यूनिट ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। 5 लोगों ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, तथा 5% ने किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए। 5%, 100 का 5%, 5 यूनिट आएगा। ये दोनों चीजें समझ में आई। कुल परीक्षार्थी का 5% ने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, और टोटल एग्जामिनीज के 5% ने किन्हीं भी प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। आगे बचे हुए परीक्षार्थी, बचे हुए 90,
बताओ 90 बचे कि नहीं बचे? 100 में से 5 और 5 10 गए 90, तो बचे हुए कितने हुए? 90। बचे हुए परीक्षार्थी का 25% ने एक प्रश्न का उत्तर दिया। बचे हुए परीक्षार्थी के 25%, तो 90 का 25% 22.5। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? 22.5 ने एक प्रश्न के उत्तर दिए, ठीक है, बचे हुए है ना। और 20% ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। बचे हुए में से ही बोला है, बचे हुए को आधार बना के गाड़ी चल रही है सीधे। बचे हुए का 25% ने एक प्रश्न का उत्तर दिया, बचे हुए का 20% कितना आएगा? 18। 18 ने कितने का उत्तर दिया? 4 प्रश्न का। आती है क्या बात समझ में? 18 ने 4 प्रश्न का उत्तर दिया, ठीक है। आगे सभी परीक्षार्थियों के 24.5% ने 2 प्रश्न के उत्तर दिए। सभी परीक्षार्थियों के कितने प्रतिशत? 24.5%। रेफरेंस किसका लिया? इसका। 2 क्वेश्चन के आंसर देने वाले लोगों की संख्या बताने के लिए किसका रेफरेंस लिया? 100 का, कि 100 का 24.5% जितना होता है उतने इंसानों ने 2 आंसर दिए। तो 100 का 24.5% बताइए, 24.5 यूनिटी होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो अब सिर्फ ये वाले लोग बचे, जोड़ो जरा। 18 5 23, जोड़ो ना यार, 5 5 10, 10 18 28, 75। वेरी गुड एट मैथ्स, वेरी गुड। कितना हुआ? 75। याद है मेरे को, 75 ही आएगा। कितना आएगा? 75। तो 75 गया, तो 3 प्रश्नों के उत्तर देने वाले लोग कितने बचे? 25। 3 प्रश्नों के उत्तर देने वाले लोग कितने बचे? 25। जोड़ लोगे ना इन सबको, 75 आ जाएगा। तो 3 प्रश्नों के उत्तर देने वाले लोग कितने बचे? 25। ये जो 3 प्रश्नों के उत्तर देने वाले 25 संख्या है किसके बराबर दी है? 200। तो देखिए हमारे यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन 8 गुना का है क्या? तो परीक्षार्थियों की संख्या 100 × 8 कितनी आ जाएगी? 800। तो कितने परीक्षार्थी थे? 800। फटाफट कॉपी करो। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सब जानते हैं। हो गया?
हो गया क्या ये? चलो सवाल नंबर 11 आया है क्या आंसर 11 का? 21.4। ठीक है, चलो देख लेते। रफ कर दूं क्या इसको? क्वेश्चन नंबर 11, हाँ सवाल नंबर 11। एक रिपोर्ट में 20 पेज हैं और प्रत्येक पेज में 55 रेखाएं हैं और प्रत्येक रेखा में 65 अक्षर है। सुनिए, एक रिपोर्ट है, कितने पेज की है? 20 पेज की। एक रिपोर्ट आपकी कितने पेज की है? 20 पेज की है ना, समझना बात को, ठीक है। एक दो डैश 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 कितने पेज हैं? 20 पेज की एक रिपोर्ट है ना, कुछ लिखा होगा उसमें इंफॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। अब उसमें क्या बोला है? प्रत्येक पेज में कितनी रेखाएं हैं? 55। 1 2 3 4 5 6 से करते करते कितनी रेखाएं हैं? 55। प्रत्येक पेज में 55 लाइन से है ना, और हर एक लाइन में कितने अक्षर हैं? 65 अक्षर है ना। हर एक लाइन में 65 अक्षर है, समझ रहे? 65 65 65 ऐसे करके। अब मैं कैसे दिखाऊं 65? 1 2 3 डैश डैश अप टू 65। कितने अक्षर है हर एक लाइन में? 65। इस प्रकार ये 20 पेज की एक रिपोर्ट है ना। अब सामने वाला क्या चाह रहा है? इसी रिपोर्ट को 65 रेखा प्रति पेज, पेज बड़ा किया जा रहा है, पेज बड़ा किया जा रहा है। प्रति पेज कितनी रेखाएं? 65। 1 2 3 अप टू 65। अभी कितनी रेखाएं थी? 55। अब कितनी है? 65 है ना प्रति पेज। अच्छा, पेज बड़ा करने का उद्देश्य क्या है? कि कम पेजों में उसी रिपोर्ट को खत्म करना है, उसी रिपोर्ट को, उसी नोट्स को, उसी लिखे हुए कंटेंट को कम पेजों में खत्म करना होगा, है ना। और हर एक रेखा में 70 अक्षर है। कितने अक्षर है? 70। वो पीछे वाला गेट अटका दो ना यार कोई जाकर। कितने अक्षर है? 70। 1 2 3 डैश डैश अप टू 70। कितने अक्षर है हर एक रेखा में? 70। अब आप देख रहे हो पेज का साइज बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? हर एक रेखा में 65 अक्षर थे, यहाँ 70 है, यहाँ 55 लाई थी, यहाँ 65 है। मतलब कम पेजों में ये रिपोर्ट खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर? अच्छा अब बताओ, नंबर ऑफ पेजेस की संख्या कम होगी, समझ आ रही है बात? ये जो नंबर ऑफ पेजेस है इसकी तुलना में यहाँ के नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे? कम होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर? लेकिन ये जरूर ध्यान रखो कि रिपोर्ट का कंटेंट तो सेम है। कंटेंट सेम है, इसका मतलब टोटल अक्षरों की संख्या, और टोटल अक्षरों की संख्या क्या है? सेम। टोटल अक्षरों की संख्या क्या है? सेम है ना, ठीक है। तो अब इसकी बात करें तो हर लाइन में 65 अक्षर है। हर लाइन में कितने अक्षर हैं? 65 अक्षर है ना। तो हम क्या इक्वेट करेंगे? टोटल अक्षर जो है वो इक्वेट करेंगे। टोटल अक्षर दोनों के क्या होंगे? सेम। टोटल अक्षर दोनों के क्या होंगे? सेम, है ना। तो इसमें हर लाइन में 65 अक्षर है। 65 65 65 65 कितनी बार? 55 बार। तो एक पेज के टोटल अक्षर 65 इंटू 55 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, ये एक पेज के टोटल अक्षरों की संख्या हुई कि नहीं हुई? बोलिए ना। क्लियर है? एक पेज है ना, 65 65 55 बार। और ऐसे कितने पेज है? 20। तो एक पेज में यदि इतने अक्षर है तो 20 पेज के टोटल अक्षर इतने आएंगे कि नहीं आएंगे? अब अक्षरों की संख्या दूसरी रिपोर्ट में भी सेम है। दूसरी रिपोर्ट में हर लाइन में कितने अक्षर है? 70। और ऐसी कितनी लाइन है? 65। तो एक पेज में इतने अक्षर है टोटल। एक पेज में इतने अक्षर, तो टोटल कितने पेज मान लें? n। तो आ गए टोटल अक्षर, कर दिया हमने बराबर, है ना। हमें बस ये निकालना है कि पेज कितना % कम लगेगा। जैसे यहाँ 20 पेज लग रहा है ना, तो यहाँ जो भी पेज लग रहा है वो कितना % कम लग रहा है, ये हमें निकालना है ना। तो 65 से 65 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, है ना। 110/7 आएगा क्या? तो n बराबर आएगा
110/7। तो बताइए यूं कितने पेज लग रहे थे? 20। और यूं कितने लग रहे हैं? 110/7, है ना? 110/7 पेज लग रहे हैं, ठीक है। 110/7 को यदि हम देखें, क्या पेज फ्रैक्शन में यूज होगा? एक मिनट रुको, है ना। इस क्वेश्चन के दो रास्ते बन सकते हैं। देखो सुनो मेरी बात, कंप्लीट नंबर ऑफ पेजेस यूज नहीं हो रहे ना, आधा, डेढ़, ढाई इस प्रकार से पेज यूज हो रहे हैं, लेकिन पेज तो पूरा ही चला जाएगा ना रिपोर्ट के साथ। अरे पेज तो पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? जब आप रिपोर्ट दोगे तो क्या आधा पेज काट के रिपोर्ट भेजोगे? यूज तो पूरा पेज हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें सवाल का इंटेंशन क्लियर करना पड़ेगा कि सवाल का इंटेंशन एग्जैक्ट कितने पेज पे लिखा हुआ है उससे है, कि कितना पेज टोटल कंज्यूम हो गया उससे है ना। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए यदि इसको हम आधार माने तो पहले 20 पेज लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं? इतने। यदि 110/7 को फिर भी हम देखें तो 7 1 जा 7 40 15 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि टोटल कितने पेज आ रहे हैं? 16 पेजेस। 15 पॉइंट आएगा, यानी कि टोटल 16 पेज रिपोर्ट के साथ चले गए, है ना। यदि 16 पेज चले गए, यानी कि पहले 20 पेज थे, अब कितने हैं? 16। तो काटोगे तो 10 से 8, यानी कि 20% पेज कम यूज हो रहा है क्या ऑप्शन में 20? नहीं है, ऑप्शन में 20 नहीं है। इट मीन्स इंटेंशन क्लियर है कि सवाल वाले का कहने का मतलब क्या हो गया कि जितना लिखा हुआ है केवल उतना ही पेज आपको समझ में आ रही? मेरी दो बातें आ रही कि नहीं आ रही, है ना। खुले विचार से सवाल को सीखो, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। जबरदस्ती नहीं, जैसा आंसर है वैसा ही घुमाना है ना। देखिए इंटेंशन दो हो सकते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार इंटेंशन क्लियर हो जाएगा कि भैया उसने टोटल पेज नहीं लिए, जितने पे लिखा हुआ है केवल उतना ही उसने लिया है। तो छोड़ो सब नाटक, अब कितने पेज यूज हो रहे हैं? 110/7। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 0 कैंसल आउट, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। 14:11 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 14:11। तो 3 कम हो रहा है 14 पे, 3 कम हो रहा है किस पर? 14 पर, इंटू 100। 2 से 50 बार, 2 से 7 बार, 150/7। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 4 जा 21.4% इसका आंसर आएगा। कॉपी करिए। ठीक,
ये क्वेश्चन समझ आया? क्लियर है? ठीक, लिख लिया। अब आगे पंकज का परिवार। ये 12वां नंबर का सवाल कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। क्या आंसर है इसका? 66.66 करेक्ट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हो गया? कॉपी रफ कर दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दूं क्या? है ना? हाँ, देखिए पंकज का परिवार, सुनो मेरी बात। एक रिलेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके परिवार में 6 लोग हैं, है ना? 6 सदस्य हैं और एक व्यक्ति कमा रहा है 2000 रुपए पर हेड, और आपके परिवार में टोटल 6 सदस्य हैं, तो आपके परिवार की कुल कमाई कितनी हो गई? 6 सदस्य, और हर सदस्य औसतन कितना कमा रहा है? 2000। 2000 पर हेड, इस प्रकार से 6 लोग हैं, तो कुल कमाई 12000 बनी कि नहीं बनी? बोलो, क्लियर है कि नहीं है? तो कुल कमाई कितनी बनी आपकी? 12000, है ना? ठीक है, ये एक दिन की कमाई है, एक महीने की मत जोड़ना, एक दिन की। एक दिन की 12000, तो एक महीने की कितनी हुई? जोड़ो, 3 लाख हो जाएगा ना? एक महीने का 3 लाख। एक महीने का 3 लाख यानी कि सालाना पैकेज कितने का हो गया है? 36 लाख का। 36 लाख का पैकेज अच्छा है ना? चल जाएगा ना? इतने में चल जाएगा। कितने खुश हो गए? देखो इधर देखो, 2000 रुपए पर हेड, कितने लोग हैं टोटल? 6। तो ये एक प्रकार से क्या बता रहा है? आय प्रति व्यक्ति, इनकम पर हेड। ये कैरेक्टर है इनकम पर हेड। ये क्या है? नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ सदस्य। और ये क्या है? टोटल कमाई। क्या है ये? टोटल कमाई। आती है क्या समझ में? इनकम पर हेड इंटू नंबर ऑफ पीपल बराबर ये क्या है? टोटल कमाई। इसी पर बेस्ड है आपका सवाल। 2 परिवार है, एक पंकज का परिवार और एक सहारा का परिवार, है ना? पंकज के परिवार के सदस्य की औसतन कमाई सहारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसतन कमाई से 20% कम है। पंकज की कमाई सहारा से प्रति व्यक्ति पर हेड, पंकज की सहारा से पर हेड 20% कम है, यानी कि सहारा का प्रति व्यक्ति 100 कमा रहा है, तो पंकज का परिवार में प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है? 80। प्रति व्यक्ति दिया है रेशियो। सहारा के परिवार में पर हेड यदि 100 कमाया जा रहा है, तो पंकज के परिवार में पर हेड कितना कमाया जा रहा है? 80। आती बात समझ में? क्लियर? यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा? 5 से 4, है ना? 20% कम। आगे तो एक तो पर हेड का पंकज सहारा का रिलेशन दिया है पर हेड का। दूसरा, तथा पंकज के परिवार की कुल कमाई सहारा की कुल से 20% अधिक है। कुल कमाई, पंकज के परिवार की कुल कमाई सहारा से 20% अधिक है, यानी कि ये 100 है तो ये कितना? 120, यानी कि ये आएगा 5 का 6। आती है क्या बात समझ में? है ना? यदि ये 100 है तो ये 120, यानी कि ये आएगा 5 का 6। बोलिए, आया कि नहीं आया समझ में? ये आएगा 5 का 6, ये आएगा 5 का 4, ये निकालना है। अच्छा, आपको अपना इतिहास याद होगा, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। क्यू का वैल्यू कैसे निकालते थे? ई बाई आर करके निकालते थे कि नहीं निकालते थे? तो एन का वैल्यू कैसे निकालोगे? टोटल कमाई अपॉन में इनकम पर हेड। यही रेशियो चलेगा कि नहीं चलेगा? है ना? तो एक कॉलम पंकज के परिवार का बनेगा, एक सहारा परिवार का बनेगा।
जैसे वहां ओरिजिनल और न्यू बनता था, यहां पंकज और सहारा। याद आ रहा है ना, है ना? तो पंकज के परिवार की टोटल कमाई अपन इनकम पर हेड और सहारा के परिवार की टोटल कमाई अपॉन इनकम पर हेड। क्लियर? अब देखिए, इनकम पर हेड की यदि बात करें तो पंकज का इनकम पर हेड कितना है? 4, और सहारा का इनकम पर हेड कितना है? 5। ठीक है ना? अब टोटल कमाई की बात करें तो टोटल कमाई में पंकज का कितना है? 6, और टोटल कमाई में सहारा का कितना है? 5। आएगा कि नहीं आएगा? सेम सवाल है, टाइप फर्स्ट जैसा, है ना? कोई चेंज नहीं है। 5 से 5 कैंसिल, 3/2। तो क्या फ्रैक्शन बना? 3/2 रेशियो 1/1। सिंप्लीफाई करेंगे 3:2 आएगा। ये पंकज और ये सहारा। क्या आया? ये परिवार के सदस्यों की संख्या का रेशियो। क्या आया? ये परिवार के सदस्यों की संख्या का रेशियो। अब क्या मांगा है उसने? सहारा परिवार के कुल सदस्य पंकज के परिवार के कुल सदस्य के कितने परसेंट है? सहारा का परसेंटेज पंकज में से निकालना है। पंकज के अंदर से किसका परसेंटेज निकालना है? सहारा का। ऐसा नहीं बोला है, कम ज्यादा नहीं बोला है, कितना परसेंट कम या ज्यादा है, लेस या मोर का परसेंटेज नहीं निकालना है। किसका परसेंटेज निकालना है? पंकज के सदस्य जो हैं टोटल, उनमें से सहारा के टोटल सदस्यों का परसेंटेज हमें निकालना है। आती है समझ में, है ना? तो कितना आएगा? 2/3 इंटू 100, 66.66 या जो भी, ऐसा ही दिया ना ऑप्शन में। ओरली होने वाला क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस उसको अंडरस्टैंड करें कि ये फॉर्मेट है उसका। जल्दी कॉपी करो। कर लिया क्या कॉपी? तबीयत कैसी है? वैसे ही है। कौन सा हॉस्पिटल में? MY में?
हो गया क्या कॉपी? चलो 13 का आंसर आया किसी का? कितना? 450। ठीक है, चलो 13 नंबर का सवाल देखिए, 13 नंबर का क्वेश्चन। रफ कर दो इसको। सवाल नंबर 13। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है। कंप्यूटर पे बैठा है आदमी, मतलब ये टाइपिस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। किसके ऊपर है? टाइपिस्ट है ना, टाइप कर रहा है वो कंप्यूटर बैठा बैठा। लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। ऑब्वियसली छोड़ेगा। क्या लाइन पूरी कंटिन्यूस लिखेगा क्या? शब्दों के बीच में स्पेस होगा कि नहीं होगा? तो क्या कहना चाह रहा है कि हर एक लाइन में 8% टोटल स्पेसिंग में चला जाता है, खाली स्थान छोड़ने में। समझ रहे हो बात को? यानी कि नेट एक्चुअल काम हर लाइन में 92% हो रहा है। केवल लाइन की लेंथ का 92% एक्चुअल वर्क हो रहा है। 8% किस में जा रहा है? स्पेस देने। आती बात समझ में? तो जब हम उसके काम को जोड़ेंगे तो एक लाइन को नहीं जोड़ेंगे, 92% ऑफ अ लाइन। एक लाइन का मतलब क्या होगा? उसका एक्चुअल वर्क कितना है? 92% ऑफ वन लाइन। तो एक लाइन का काम कितना है? 92% ऑफ वन। इतना काम है पर लाइन उसका, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। ये कहानी है उसकी, ये एक पैटर्न है जिस पैटर्न में वो टाइप कर रहा है। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। 40 पंक्तियों वाले 23 पेज को अब उसको काम दिया गया। देखिए अभी तो उसकी शक्तियां बता दी, स्टार्टिंग के लाइन में उसकी शक्ति, उसका पावर, उसकी स्पीड बता दी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। स्पीड बता के अब उससे काम करवाना है। कितना काम करवाना है? 40 पंक्तियों वाले 23 पेज को वहां कितने समय में टाइप करेगा? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। देखो मिनट में ऑप्शन सारे। 40 पंक्तियों वाले 23 पेज को वह कितने समय में टाइप करेगा? यदि अब वहां पहले से 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। अब समझना मेरी बात को, मतलब ये क्या हुआ होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टाइपिस्ट है ना, आप टाइपिस्ट हो, ठीक है। तो इनका टाइप करने का तरीका क्या है कि ये 8% स्पेस देते हैं। कितना स्पेस देते हैं? 8%। तो यदि मैं इनको टाइपिंग करने के लिए हायर करूंगा तो पहले मैं देखूंगा कि आप टाइप कैसा करते हो। पुराना टाइप किया हुआ अपना हिस्ट्री दिखाओ। इन्होंने टाइप किया हुआ दिखाया तो मुझे बहुत कंजेस्टेड लगा, मतलब बहुत पास टाइप किया हुआ ऐसे करके। फिर मैंने इनसे पूछा आप कितना % स्पेस दे रहे हो? इन्होंने बताया 8%। क्या बताया इन्होंने? 8% स्पेस देते हैं। लेकिन 8% स्पेस मेरे को पसंद नहीं आया, बहुत कंजेस्टेड लगा। तो मैंने क्या बोला? स्पेस को 25% बढ़ाना। क्या बोला मैंने? स्पेस को 25% बढ़ाना। मतलब 8 + 25 33% स्पेस मत कर देना, तो पूरा ही खाली हो जाएगा। 25% स्पेस बढ़ाया, यानी कि 100 सेंटीमीटर की यदि लाइन है तो 8 सेंटीमीटर खाली था इनका। 100 सेंटीमीटर में टोटल 8 सेंटीमीटर खाली था। उस 8 सेंटीमीटर को 25% बढ़ाओगे तो 10 सेंटीमीटर खाली होना चाहिए। अब अरे समझो बात को, अरे क्या है, 8 सेंटीमीटर खाली छोड़ रहे थे आप, ध्यान है कि नहीं ध्यान? 8 सेंटीमीटर खाली छोड़ रहे थे आप। मैंने बोला इस स्पेस को 25% बढ़ा दो, तो 8 का 25% 2 सेंटीमीटर बढ़ के अब 10 सेंटीमीटर खाली छोड़ना है। यानी कि 100 सेंटीमीटर की लाइन में मेरी डिमांड है कि 100 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर खाली छोड़ो और 90 सेंटीमीटर टाइप करो। यानी कि अब इनका एक्चुअल वर्क 90% हो गया क्या? तो मैं जो एक्चुअल वर्क इनसे करवाऊंगा वो किस हिसाब से करेंगे? ये पर लाइन एक्चुअल वर्क कितना होगा इनका? 90%। और इनका तरीका क्या था? पर लाइन 92%। समझ में आ रही है कहानी? तो काम करवाओ इनसे, दे हम काम इनको, आ जाओ। तो अब सुनिए, 40 पंक्तियों वाले निकालना क्या है? टाइम। कितने टाइम में करके दोगे बताओ ना? देखो काम बता दे रहा हूं, टाइपिस्ट आपको पता होना चाहिए। 40 पंक्ति वाले 23 पेज है ना, और आप जो छोड़ते हो स्पेस उससे 25% ज्यादा स्पेस छोड़ना है। आई बात समझ में? तो 40 पंक्ति वाले 23 पेज कितने टाइम में टाइप करके दो बताओ? टाइम बताओ ना, अनुमानित कुछ तो बताओ। हाँ सोचो।
मतलब टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। अब मैं आपको बता दूं, टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम आता कि नहीं आता? दूरी बटा चाल समय आता। दूरी क्या है? एक प्रकार से वर्क है, और चाल यानी कि टाइम पे टाइपिंग करने की चाल, एफिशिएंसी, जो बोलना है बोल लो। तो टाइम का फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। फॉर्मूला फॉर टाइम इज, न्यूमरेटर में वर्क आएगा और डिनोमिनेटर में स्पीड आएगी। क्या आएगी डिनोमिनेटर में? स्पीड। तो ऊपर में वर्क, जो वर्क इनको दिया है वो वर्क हम ऊपर लिख देंगे, और इनकी जो स्पीड बताई है शुरुआत में कि इतने टाइम में इतना इतना करते हैं, वो स्पीड कहां लिख देंगे हम? नीचे। आई बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। चलो भैया, तो पहले काम की बात कर ले। 40 पंक्ति वाले 23 पेज, 40 पंक्ति वाले कितने पेज? 23 पेज। अब समझना, एक पेज में कितनी लाइन से? 40। एक पेज में 40 लाइन, और ऐसे करके टोटल कितने पेज हैं? 23 पेज है कि नहीं है? 40 लाइन वाले कितने पेज हैं? 23 पेज। एक पेज में 40 लाइन, तो 23 पेजों की टोटल नंबर ऑफ लाइंस इतनी बनेंगी कि नहीं बनेंगी? तो टोटल इतना नंबर ऑफ लाइंस का काम देने वाला हूं मैं इनको। बताओ, 40 इंटू 23, इतनी नंबर ऑफ लाइंस काम है इनका। तो काम कितना दे रहा हूं मैं? 40 इंटू 23 लाइन्स। यही वर्क दिया है मैंने इनका। लेकिन आप जानते हो 40 इंटू 23 लाइन्स नहीं है, स्पेस भी तो दे रहा है। एक्चुअल वर्क लिखना है, तो इसका 90%, इसका कितना परसेंट? 90%, क्योंकि पर लाइन, वेट छोड़ो अभी 90% नहीं पता। 40 लाइन करके इंटू 23, टोटल 40 इंटू 23, टोटल इतनी लाइंस टाइप करनी है कि नहीं करनी, इनको ये काम है ना। अब इनकी स्पीड की बात कर ले, तो सवाल को स्टार्टिंग से पढ़ोगे आप, तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है? 10 मिनट में 20 पंक्तियां, 20 लाइंस कितने मिनट में? 10 मिनट में। अरे ऊपर काम और नीचे समय लिखोगे, स्पीड वर्क अपॉन टाइम से आएगी ना। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि वर्क, तो 20 लाइन का वर्क कर रहे हैं कितने टाइम में? अलग से स्पीड का वैल्यू अलग से निकालो आप स्टार्टिंग के स्टेटमेंट से, है ना। तो बताइए, स्पीड वर्क अपॉन टाइम से आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड आएगी। तो डिस्टेंस यानी कि वर्क कितना है? 20 लाइन, कितने मिनट में? 10 मिनट में। लेकिन 8% तो स्पेस छोड़ते ही है। मान लो 100 सेंटीमीटर की लाइन है, 8% ये खाली छोड़ते हैं, यानी कि कितना खाली छोड़ रहे हैं? 8 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की लाइन है, 8 सेंटीमीटर खाली छोड़ रहे हैं। एक्चुअल वर्क इनका पर लाइन 92% है कि नहीं? तो ये एक लाइन टाइप नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली एक लाइन का 92%। एक लाइन की लेंथ कितनी है इनकी? एक लाइन का वर्क कितना है? 92% ऑफ 1 लाइन। आई बात समझ में? तो अब देखिए, टोटल 20 लाइन का काम नहीं किया इन्होंने। इन्होंने 20 लाइन का कितना काम किया है? 92%। इतना काम किया कि नहीं किया इन्होंने? बताओ जरा मेरे को। समझ में आ रही है आपको बात? इन्होंने 20 लाइन का काम नहीं किया, 20 लाइन का केवल 92% वर्क किया है। 8% तो पूरा स्पेसिंग में गया ना। 8% इनको टाइप करना ही नहीं पड़ा। टाइपिंग का नेटवर्क कितना है? 92% ऑफ 20 लाइन्स। दिस इज द एक्चुअल वर्क डन एंड दिस इज द टाइम टेकन। तो बताइए, ये स्पीड बन गई क्या? बोलिए, बन गई क्या नहीं बन गई? है ना, ये क्या बन गई? स्पीड, है ना। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो मत करो, 0 0 कैंसिल, है ना। अब तो स्पीड क्या बनी? 2 इंटू 92% लाइन्स पर मिनट, यूनिट के साथ लिखो। ऊपर लाइन्स और नीचे मिनट आएगा यूनिट में। 2 इंटू 92%, 0 0 काट दिया। ये है इनकी स्पीड, है कि नहीं इतनी स्पीड? इस स्पीड से इतना काम करना है। अब आप जानते हो मैंने क्या बोला कि भैया स्पेस 25% बढ़ा दो, तो 8 का 25% 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा स्पेस। तो अब स्पेस कितना देना है इन्हें, और काम कितना करेंगे? केवल 90। तो बताइए अब एक्चुअल वर्क कितना होगा? 90% होगा कि नहीं होगा? एक्चुअल वर्क है ना। तो अब एक्चुअल वर्क इनका जो है इतना नहीं है, इसका केवल कितना है? 90%। दिस इज द एक्चुअल वर्क डन। आई क्या बात समझ में?
बस ये पिक्चर है पूरी। क्लियर है क्या? ये मैं होता तो ये अलग से नहीं करता, ये सारा केमिस्ट्री में इसी के अंदर करता। यहीं पे लिखता सीधे सीधे 92% सीधे स्पीड से, और स्पीड से यहाँ पर ये लिखते सॉल्व करेंगे, इसको आंसर आ जाएगा। कर लेते सॉल्व। लाइन से लाइन कैंसिल, यूनिट मिनट में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी यूनिट मिनट में। हाँ, अब परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कैंसिल, 23 से 92 4 बार, 4 से 40 10 बार, 2 से 10 5 बार, 5 इंटू 90 450, और 450 के साथ एक और ये मिनट शब्द घूम के ऊपर आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 450 मिनट। हो गया क्या ये? चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर आए। कर लिया क्या है कॉपी? चलिए 14 नंबर के सवाल पर आते हैं ना, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है? कर दूं रफ? ठीक। हाँ देखिए सवाल नंबर 14 ABCD ने एक कार 66 लाख में खरीदी। कुछ तो भी सवाल है यार, ये चारों ने मिलके कार खरीदी 66 लाख रुपए में, तो अच्छी कार आएगी नहीं? कौन सी आ जाएगी 66 लाख में? मर्सिडीज, BMW, ऑडी सब आ जाएगी, है ना? 66 लाख में चारों ने मिलके कार खरीदी। आपको लगता है ये कार सक्सेस हो पाएगी?
लड़ लड़ के मर जाएंगे ये लोग चारों। आज मेरे को यहाँ जाना है, आज मेरे को वहाँ जाना है, आज मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सक्सेस नहीं है गेम। चलो अब इसमें हमें ये बताना है कि 66 लाख में से किसने कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, ये उद्देश्य सवाल का। B प्लस C प्लस D का हिस्सा A के हिस्से का 340% है। देखो B प्लस C प्लस D का हिस्सा A के हिस्से का 340% है। A के हिस्से का कितना है? 340% है ना। मतलब यदि ये 100 है तो ये 340 है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना। जबकि A प्लस C प्लस D का हिस्सा, A प्लस C प्लस D का शेयर B के शेयर का 175% है, यानी कि ये 100 है तो ये 175 है ना। यदि ये 100 है तो ये 175 है। ठीक है। तथा C का हिस्सा A प्लस B प्लस D के हिस्से का 20% है। C का हिस्सा इसका 20% है, यानी कि 100 है तो ये कितना है? 20, उल्टा इसका 20%। ये समझ में आया? इसका 175% है ये, यानी कि 100 है तो 100 का 175% 175। इसका 340% है, 100 है तो 100 का 340% 340। इसका 20% है ये, यदि 100 है तो 100 का 20% 20। थोड़ा सा कैंसिलेशन कर लेते हैं, 0 0 कटेगा, 17 और 5, तो क्या रेशियो बना ये? 17 और 5 है ना। ठीक है, ये 17 और 5 बना। अब ये रेशियो क्या बना? 7 और 4 है ना। और ये रेशियो क्या बना? 5 और 1। ठीक है। हमें चाहिए ABCD का रेशियो अलग अलग। क्या चाहिए हमें? ABCD का रेशियो। जो भी टोटल यूनिट्स आएगा उसको इससे इक्वेट करेंगे, तो ये बराबर इतना, तो ये बराबर कितना कितना, चारों टूट जाएंगे। ABCD का रेशियो चाहिए है ना। अब सुनिए, 17 और 5 कितना हुआ? ये 22। 7 और 4 कितना हुआ? ये 11। 5 और 1 कितना हुआ? ये 6। तीनों को इक्वल सेट कर ले, क्योंकि ये भी ABCD है। चारों है कि नहीं है इसमें? ये इसमें भी चारों, इसमें भी चारों, ये भी ABCD, ये भी ABCD, ABCD, चार तीनों एक ही चीज है, तो तीनों को बराबर कर ले कि नहीं कर ले? तो 22 11 6 का एलसीएम क्या आएगा? क्या 66 है ना, 66 ना। तो इसको 66 बनाने के लिए इंटू 3, इसमें इंटू 6 और इसमें इंटू 11। इंटू 3 यहाँ तो इंटू 3 यहाँ भी, इंटू 3 यहाँ भी, इंटू 6 यहाँ तो इंटू 6 यहाँ भी, इंटू 6 यहाँ भी, इंटू 11 यहाँ, इंटू 11 यहाँ भी, इंटू 11 यहाँ भी। चलो सी कितना पकड़ में आया? 11। तो सी का शेयर है 11। ये बी कितना है? 24। बी है आपका 24 और ये ए कितना है? 15। और आप जानते हैं सब मिला के 66 है क्या? अरे चारों मिला के 66 यूनिट है कि नहीं है ABCD? ये देखो ना, ABCD कहीं से भी ले लो, 66 है ABCD चारों मिला के। तो 66 में से ये कितना कितना गया? 10 बचा है, 10 बचा ना, 10 ये 50 हो गया। 50 कहाँ हो गया? हाँ 50 हो गया, 16 बचा ना, 16 बचा। ठीक है। तो 66 बराबर 66 लाख, तो इंटू लाख का रिलेशन है, तो 15 बराबर 15 लाख आ जाएगा। ये 24 बराबर 24 लाख आ जाएगा। ये 11 बराबर 11 लाख और 16 बराबर 16 लाख है ना। तो ये आ जाएगा आपका 16 लाख। क्लियर? तो 15 लाख, 24 लाख, 11 लाख और 16 लाख। बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है, बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करो यार, जल्दी कॉपी करो। अच्छा, किसका शेयर निकालना था इसमें? डी का शेयर। डी के अलावा किसी का भी पूछा होता तो एक लाइन में आंसर आ जाता, क्योंकि ये रेशियो ए का सेपरेशन आपको दे देता सीधे, ये रेशियो बी का सेपरेशन दे देता सीधे, ये रेशियो सी का दे देता, लेकिन उसने किसका पूछा है? डी का। तो डी तो अकेला कहीं भी नहीं है।
इसलिए संघर्ष करना पड़ेगा। अदरवाइज ए निकालना होता तो इन दोनों रेशियो की जरूरत ही नहीं थी, सीधे यहीं से हो जाता। बता दूंगा मैं आपको कैसे हो जाता। हाँ हो गया क्या है कॉपी? चलो बारिश आ गई है। हो गया है कॉपी, रफ कर दो इसको, है ना? ठीक। हाँ देखिए, किसी महीने की पहली 2000 की बिक्री पर 10% तथा उससे अधिक की बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है। यदि दो क्रमागत महीनों में 4000 व 7000 रुपये का उनको प्राप्त कमीशन में अंतर 360 रुपये का है। दो लगातार महीने, मान ले जनवरी और फरवरी, दो लगातार महीनों में कितने कितने का सामान बेचा? 4000 और 7000। हर महीने के पहले 2000 पे कितना कमीशन है? 10%। और जो बचे उसके ऊपर कितना कमीशन है? 1%। हर महीने के पहले 2000 पे कितना कमीशन है? 10%। फिर जो बचे उस पर कितना कमीशन है? 1%।
ऐसा बोला है। तो बताइए इसका 10% कितना हुआ? 200। इसका A% कितना हुआ? 20A। ये है टोटल कमीशन इस महीने का, जनवरी का। इसका A% निकालोगे, परसेंटेज 20 कंज्यूम कर जाएगा। इधर का 10% 200 प्लस इधर का A% 50A। बताइए है कि नहीं है? बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 360। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 30A। अरे इन दोनों का डिफरेंस 30A तो आएगा, 200 तो कट जाएगा, अंतर लोगे तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का कमीशन का अंतर 30A आएगा कि नहीं आएगा? ये कमीशन का अंतर 30A किसके बराबर दिया? 360। तो A बराबर 12 आएगा। क्या निकालना इसमें? क्या पागल है। ए के अंकों के वर्गों का योग तथा दोनों का कमीशन बताइए। ठीक है, तो ए के अंकों के वर्गों का योग 5 आएगा, क्योंकि ए के अंक क्या है? 12। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना। तो 1 प्लस 4 कितना आएगा? 5। आता है क्या समझ में? है ना। 1 प्लस 4 कितना आएगा? 5, है ना। ठीक है, अब दोनों का कमीशन निकालना है तो 12 रख दे यहां पे, तो ये 240 हो जाएगा। 240 प्लस 200 440, ये पहले महीने का कमीशन। और यहां 12 रखोगे तो 600 प्लस 200 800, ये दूसरे महीने का कमीशन। तो कमीशन आ जाएंगे 440 800 और अंकों का वर्गों का योग आ जाएगा 5। स्क्वायर का सम डिजिट्स क्या है ना। टाइम क्या हो रहा? टाइम बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बचे टाइप 12 के। आ जाते हैं, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्यन ताश खेलना शुरू करता है। ठीक है, और दूसरा, एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा धन ही पाता है। खेल के शर्त अनुसार यदि वह प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपये मिलेंगे, परंतु उसे आरंभिक धन का 50% धन वापस जमा करना होगा। ठीक है, हाँ हो गया क्या? ये क्या बोल रहे हो? 20 कहां से आया? 2000 का A% निकालेंगे, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, आ जाएगा 20। हुआ क्लियर? हाँ हो गया क्या? कॉपी कर लिया? कॉपी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 1।
इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। आर्यन ताश खेलना शुरू करता है। पहले राउंड में वह राशि को 2 गुना करता है और अपने दोस्त को P रुपये दे देता है, ठीक है। दूसरे राउंड में वह अपनी राशि जो पहले राउंड के बाद बची को 3 गुना कर देता है और अपने दोस्त को 2P रुपये दे देता है, ठीक है। सबसे पहले मान लो उसके पास राशि है X, उसने ताश खेला और राशि को क्या कर लिया, दुगना, और इसमें से P रुपये अपने दोस्त को दे दिया, तो उसके पास इतना बचा अगली पारी के लिए। उसके पास राशि थी X, उसने खेलकर उसको डबल कर लिया, कितना कर लिया, 2x, और फिर उसमें से P रुपये अपने दोस्त को दे दिया, तो इतना पैसा बचा उसके पास अभी। अब आगे इस पैसे के साथ एक और बाजी खेलेगा वो। दूसरे राउंड में वह राशि जो पहले राउंड के बाद बची, दूसरे राउंड में वह राशि जो पहले राउंड के बाद बची, यही राशि है पहले राउंड के बाद वाली बची, इसको कितने गुना करता है, 3 गुना, और फिर उसमें से कितना अपने दोस्त को देता है, 2P। 2 राउंड के बाद उसके पास इतनी राशि बची कि आफ्टर 2 राउंड्स, बोलो बची कि नहीं बची। अब आगे, अब तीसरे राउंड में अपनी राशि जो दूसरे राउंड के बाद बची को 4 गुना कर देता है। दूसरे राउंड के बाद इतनी राशि बची, इसको कितने गुना कर देता है, 4 गुना। कितने गुना कर देता है, 4 गुना, है ना। और इसमें से अपने दोस्त को फिर कितना दे रहा है, P, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब अंत में उसके पास कोई धन नहीं बचा, यानी कि इसका रिजल्ट 0। क्या इसका रिजल्ट 0। और उसने आगे क्या बोला, अपने दोस्त को टोटल 160 रुपए दिए, तो उसके दोस्त को टोटल उसने 4P रुपया दिया। क्या P यहाँ, 2P यहाँ, P यहाँ, टोटल 4P रुपया दिया। ये 4P किसके बराबर है, 160, तो P बराबर कितना आ गया, 40। तो P का वैल्यू 40 रख के X का वैल्यू निकालोगे 35 आ जाएगा। P का वैल्यू 40 रख के X का वैल्यू निकाल, कर लोगे ना इतना काम। 40 उधर जाएगा, 4 से 40 जाएगा 10 बार, फिर 80, 90, 90 बाई 3 30, 30 40 70, X बराबर 70 बाई 2 35 आ जाएगा। तो प्रारंभ में राशि कितनी लेकर वो खेलना चालू हुआ था, 35 रुपए। कर लो कॉपी, क्या पता कौन बनाया है सवाल। हाँ, एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा धन ही पाता है। अच्छा, खेल के शर्त अनुसार यदि वह प्रत्येक बार जीतता है तो उसे 100 रुपये मिलेंगे, 50% धन वापस जमा करना होगा। ये बेकार खेल है, तो 100 रुपये मिलेंगे परंतु उसे आरंभिक धन का 50%, मान लो 100 रुपये के साथ खेलना चालू हुआ, 100 रुपये मिले, 50% जमा करेगा तो उसके पास इतना पैसा बचा। अब वो क्या करेगा, फिर उसको 100 रुपये मिलेंगे, फिर वो इसका आधा जमा कर देगा तो आधा बचेगा उसके पास, फिर से उसको 100 रुपये मिलेंगे, फिर इसका आधा वो जमा कर देगा, आधा धन ही पाता है, बराबर x/2। 2 से 2 कैंसल, x - 100। सात 100/3 ये आंसर है। ये हो गया क्या कॉपी? सवाल पढ़ के समझते जाओ ना, इसको इजीली समझ में आएगा। एक बार और समझ में यहाँ से नहीं आएगा, मेरे को फिर से बताना पड़ेगा
देखिए उसके पास कितने पैसे थे, x रुपए का वो खेल खेला ताश का, उसने पैसा डबल कर लिया। डबल करने के बाद उसको दोस्त को साथ में खेला रहा था, वो दोस्त लगातार डूबता जा रहा था, उसको भी डुबाता जा रहा था वो। जैसे उसने पैसा डबल किया, दोस्त ने बोला ला थोड़ा मेरे को दे दे, दोस्त ने कितना मांग लिया p, तो इसके पास इतना पैसा बचा एक राउंड के बाद है। अब इस पैसे से वो खेलेगा, ताश खेलेगा। दूसरे राउंड में पैसा कितना किया उसने, डबल कर लिया, ट्रिपल कर लिया। तो दूसरे राउंड इस पैसे से खेला, इसको क्या कर लिया उसने, ट्रिपल कर लिया है ना। अब जैसे ही ट्रिपल किया, फिर उसका दोस्त वो पास वाला क्या बोला, 2p रुपया दे दे, तो इसमें से 2p फिर उसने अपने दोस्त को दे दिया। 2 राउंड के बाद उसके पास इतना पैसा बचा खेलने के लिए आगे। अब उस तीसरे राउंड में पैसा क्या कर लेता, वो 4 गुना कर लेता है। कितना कर लिया इसको, 4। फिर उसका दोस्त पास में बैठा, बोला p रुपया फिर दे दे, तो इसमें से p रुपया फिर दे दिया उसने। और इस प्रकार बेचारा बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा इसके पास, 0 हो गया। उसके दोस्त ने बर्बाद कर दिया उसको। देखो आप, हाँ आया, समझ में आया, 0 मतलब दोस्त ने उसको जीतता गया कंटिन्यूअसली, लेकिन दोस्त लेता गया, उसके पास लास्ट में कुछ भी नहीं बचा। जो लेके आया था पैसा खेलने के लिए वो भी नहीं बचा, 0 पे आ गया। बताओ, ऐसे दोस्त मत पालना है ना, ध्यान रखना। चलो सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। और जो दोस्त को पैसा दिया वो कितना, 160 रुपया है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते फटाफट, बस हो जाएगा है ना, 2 मिनट लगेगा। सवाल नंबर 2 के हिंदी में मिस्टेक है। हिंदी में कहां मिस्टेक है मैं आपको बता देता हूं। चौथी लाइन देख रहे हो, सवाल नंबर 2 की चौथी लाइन हिंदी वाली। चौथी लाइन में आरंभिक शब्द लिखा है, आरंभिक दिख रहा है। आरंभिक की जगह क्या आएगा, आरंभिक शब्द की जगह कुछ और आएगा, क्या आएगा मैं बोल रहा हूं। आरंभिक की जगह आपको लिखना है, एक लाइन वही लिख लेना ऊपर, प्रत्येक बाजी के बाद आरंभिक शब्द की जगह क्या लिखना है वो बोल रहा हूं, है ना। प्रत्येक बाजी के बाद का बचा, प्रत्येक बाजी के बाद का बचा, इतना लिखना है आरंभिक शब्द की जगह। प्रत्येक बाजी के बाद का बचा, बचा मतलब बचा हुआ जो होता ना, बचा, ये आएगा। चलो देखो, अब सवाल है तो कर लेते हैं उसको भी। ध्यान देना, एक ही बार में समझ लेना है ना। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, एक आदमी जुओं की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा धन ही पाता है। इसको छोड़ो, पहले सेंटेंस का यूज बाद में होगा। मैं दूसरी लाइन से एंड से पढ़ रहा हूं। खेल के शर्त अनुसार यदि वहां प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपए मिलेंगे। मान लो 100 रुपए के साथ पहली बाजी खेलता है वो, 100 रुपए के साथ पैसा तो लगेगा है ना। खेल के शर्त अनुसार प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए। हर बाजी जीतने का कितना मिलेगा, 100 का नोट मिलेगा है ना। आगे, परंतु उसे आरंभिक धन का 50% धन वापस, आरंभिक धन नहीं, आरंभिक की जगह प्रत्येक बाजी के बाद बचे हुए धन का 50% जमा कराना होगा है ना। तो चलिए अब आगे क्या लिखा है, यदि वे तीनों ही बाजियां जीता हो, चलो तो जिताए उसको एक एक करके 3 बाजियां। पहली बाजी जीता तो उसके पास x + 100 रुपया हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया, x + 100। अब पहली बाजी के बाद बचा पैसा यही है ना, पहली बाजी के बाद बचा हुआ पैसा यही है कि नहीं है, क्लियर। अब इसका आधा उसे जमा कराना पड़ेगा, शर्त है कि हर बाजी के बाद जो बचा हुआ धन है उसका आधा आपको जमा कराना है, और केवल आधी राशि से आप आगे खेल सकते हो है ना। तो इसका आधा जमा करा देगा तो आगे खेलने के लिए उसके पास इतना धन बचा कि नहीं बचा। इस पैसे से वो अगली बाजी खेलेगा, फिर जीतेगा क्योंकि तीनों बाजी जीता है, तो फिर इसको 100 रुपए मिले कि नहीं मिले,
बाजी के बाद बचा धन ये है कि नहीं है? 2 बाजी के बाद बचा धन ये है कि नहीं है? फिर इसका आधा जमा कराएगा तो आगे इसके आधे से खेलेगा, इसके आधे से आगे खेलेगा, इस राशि से वो आगे खेलेगा कि नहीं खेलेगा? फिर वापस तीसरी बाजी जीतेगा, फिर उसको 100 रुपये और मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्लियर? तो तीसरी बाजी के बाद उसके पास, तीसरी बाजी के बाद उसके पास इतना पैसा बचा कि नहीं बचा? इसका आधा फिर वो जमा करेगा, तो इतना पैसा 3 बाजी के बाद उसके पास बचा कि नहीं बचा? इतना पैसा। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? पहली दूसरी तीसरी नहीं हुए, मुझे पता है। तो देखो, तो 3 बाजी के बाद उसके पास इतना धन बचा कि नहीं बचा? बताइए, बोलो हाँ बोलो, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बोल दो हाँ, मेरे को सब पता है। 3 बाजी के बाद इतना धन बचा, और ये धन उसके आरंभिक धन के आधे के बराबर है। जो शुरुआत में जो धन लेके आया था ना 100 रुपया खेलने, तो ये जो धन बचा 3 बाजी के बाद ये किसके बराबर है? आरंभिक धन का आधा। ये पहली लाइन सवाल की यही है। क्या है? एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा धन ही पाता है, तो आरंभिक धन 1 से, तो ये जो धन है आरंभिक धन के आधे के बराबर है। क्लियर है इतनी बात? इसको सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू आएगा 700/3। होमवर्क कर लोगे ना? सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? नहीं आए तो बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं।